प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे लगातार आलोचना झेल रही सरकार जल्द कानून में बदलाव करने वाली है। ये पूरी खबर आखिर है क्या, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर सरकार कानून में किस तरह के बदलाव करने के बारे में सोच रही है, क्या फायदा पहुंचाना चाहती है आखिर? देखिए, दरअसल इसको लेके कई हफ्ते या फिर कहें पिछले 2 महीने से बातचीत चल रही है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर को लेकर लगातार सरकार आलोचना के शिकार में रही है। अब 2 काम कर रही है सरकार। पहला काम कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर एक कानून है जो 1979 से चला आ रहा है, उसमें बदलाव करेगी। उस कानून में यह कहा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी का फायदा उन्हीं कंपनी के कामगारों को मिलेगा जहां पे एक कंपनी में 5 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं। तो इस 5 की संख्या की सीमा को हटा दी जाएगी, यानी हर माइग्रेंट वर्कर को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी कोड सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी। अब इन सबका फायदा क्या होगा? 4 फायदे होंगे। पहला कि दूसरे राज्य से आकर के किसी और राज्य में काम करने वाले हर कामगार को सोशल सिक्योरिटी यानी हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी, पेंशन की सुविधा मिलेगी। ऐसे माइग्रेंट वर्कर को साल में एक बार घर जाने के लिए सरकार यात्रा भत्ता देगी। इतना ही नहीं, ऐसे माइग्रेंट वर्कर के लिए सरकार जो है इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगी और उसी में सारी सुविधाएं रहेंगी और इसको आधार से जोड़ दिया जाएगा ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो ये मोटा खाका सरकार ने तैयार किया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसका फायदा सिर्फ कंपनी में काम करने वाले कामगारों को नहीं मिलेगा। घर में काम करने वाली मेड हो या फिर अपना कारोबार करने वाला कोई माइग्रेंट वर्कर हो, ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हर तरह के ऐसे माइग्रेंट वर्कर की पहचान करके डेटाबेस तैयार करके उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ये सबक सीखते हुए इस मौजूदा हालात से। बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए ये बड़ी राहत की तैयारी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे लक्ष्मण। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मजदूरों और लोगों की समस्याओं पर कांग्रेस ने अपने स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के मुताबिक वो जरूरतमंद और परेशान लोगों की आवाज उठाएगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गरीब परिवारों के लिए हर महीने 7,500 रुपए देने की यहाँ मांग भी की है और सोनिया ने केंद्र सरकार से मनरेगा में 200 दिन के लिए रोजगार देने की भी मांग की। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोजी रोटी और राशन का इंतजाम भी करें। आगे बढ़ते हुए कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने की कोशिशें जारी है और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री ने सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ एक बैठक भी की है। लेकिन चलिए इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया, क्या क्या मुद्दे छाए रहे, बात करते हैं एक बार फिर से लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आज जो बैठक की है वित्त मंत्री ने, किन किन मुद्दों पर फोकस रहा? देखिए, दरअसल करीब 4 घंटे तक जो बैठक चली उसमें मुख्य मुद्दा तो ये था कि कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक मोर्चे पर जो हालात पैदा हुए हैं उससे निपटने में अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। यही वजह कि इस बैठक की अगुवाई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी, लेकिन इसमें आरबीआई के गवर्नर, सेबी चेयरमैन, IRDA, PFRDA, यहां तक कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के चेयरमैन भी इसमें थे। और पिछले दिनों सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का जो ऐलान किया और रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाया उसको भी अमल करने में अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल करने पर बातचीत हुई। बैठक की शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया और पूरे अर्थव्यवस्था का खाका तैयार किया गया और बताया कहां-कहां किसकी तरफ से कदम उठाने की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, वो था बैंक और NBFC में लिक्विडिटी या फिर जो चुनौतियां अभी उससे कैसे निपटा जाए। रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ सुझाव यहां पर दिए गए, उन सुझावों की समीक्षा की गई, हालांकि कोई फैसला नहीं लिया गया। सेबी की तरफ से चर्चा इस बात पर जोर रही कि आखिर घरेलू निवेशकों को कैसे बढ़ाया जाए, बाजार में उतार चढ़ाव के पीछे क्या वजह है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, सेबी क्या कदम उठा सकती है। मुझे लगता है इन सारे बैठकों के बाद अगले कुछ दिनों में आप अलग अलग रेगुलेटर की तरफ से कुछ न कुछ
जी शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से 6,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 1,58,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ी तमाम अपडेट के साथ दिल्ली से रोहन सिंह और मुंबई से अभिषेक पांडे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले आएंगे रोहन आपके पास, ये बताएं कि ताजा डिटेल्स के मद्देनजर हम पूछना चाहें तो ताजा आंकड़े कोरोना के देश भर में कहां तक पहुंचे हैं, दिल्ली का क्या हाल है? जी, अगर पूरे देश की अगर हम बात करें तो 1,60,000 के करीब मामले हैं और हर दिन पिछले कई 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि हर दिन 6,500-7,000 के लगभग नए मामले आ रहे हैं। तो जिस उम्मीद की जा रही थी थमने की, वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये संख्या हर दिन की बढ़ती ही जा रही है। जो टोटल डेथ है अब तक अगर हम वो आपको बताएं तो 4,531 के लगभग लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। रिकवरी रेट ज़रूर बेहतर हो रही है। अब तक कुल मिला के 67,000 के लगभग लोग रिकवर हो चुके हैं और जो रिकवरी रेट है वो 42.75% है, जो कि हर दिन बेहतर हो रही है। और जो टेस्टिंग का दायरा है वो थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, जो कुल मिला के लगभग हर दिन लगभग 1.25 लाख के लगभग टेस्ट किए जा रहे हैं और इसी वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेहतर हो रही हैं। खासतौर पे जो नया केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, वो पता चल रहे हैं। लेकिन जो चिंता की बात है कि जो कंट्रोल है वो कुछ राज्य जो हैं वहाँ जैसे महाराष्ट्र हो गया, उन राज्यों में कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा है और जो वैक्सीन है वो अभी भी काफ़ी दूर है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सरकार के जो साइंटिफिक एडवाइज़र है, प्रिंसिपल एडवाइज़र राघवन नायर और जो नीति आयोग के एडवाइज़र हैं वीके पॉल, उनकी तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर तक वो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ उम्मीद दिखे, कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। 100 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं अलग अलग वैक्सीन पे भारत में, उसमें प्राइवेट और सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इनमें से कम 20 ऐसे हैं जिनके कुछ अच्छे प्रभावी रिजल्ट दिख रहे हैं। हर टेस्ट पे, हर इनिशिएटिव पे लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर का खर्च हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अगले कुछ दिनों में जो है कुछ पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हालांकि अक्टूबर तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई वैक्सीन को लेकर कोई बड़ी खबर आए आपके पास। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा रोहन आपसे पैरासिटामोल के एक्सपोर्ट पर भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। एक्सपोर्ट पर से रोक हटा दी गई है, इसको लेकर क्या तमाम डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जब मार्च में ये रोक लगाई गई थी, पैरासिटामोल की जो एपीआई है, जो रॉ मटेरियल है, जो उससे बनने वाली चीज़ें हैं, और कारण ये था कि उस वक्त हम एंटर कर रहे थे इस पूरे एपिडेमिक में और सरकार चाहती थी कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हो रहें और हमारे पास किसी तरह की कोई रॉ मटेरियल की कमी ना हो। अब सरकार को ये लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, हमारे पास जो संसाधन है वो उपलब्ध है पैरासिटामोल के लिए, और इसलिए वो जो एक्सपोर्ट पर लगी रोक है डीजीएफटी ने उसे हटा दिया है, यानी कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आने वाले दिनों में इस एक्सपोर्ट को जारी रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए महाराष्ट्र को रुख करते हैं अभिषेक पांडे की ओर। अभिषेक, ये बताएं कि महाराष्ट्र में क्या हाल है और मुंबई में कितनी संख्या बढ़ी है कोरोना मरीजों की? देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में करीब 35,000 से ज़्यादा मरीज हैं, जो कि 1,500 से ज़्यादा केसेस एक दिन में मुंबई में आ रहे हैं। अब मुंबई में पहले जो आंकड़ा था वो 1,000 के पार था, अब 1,500 के आसपास एवरीडे आ रहा है, वो एक चिंता की बात है। साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। कई नए स्पॉट्स बने हैं, जिसमें मालेगांव के अलावा अब नासिक में भी केसेस ज़्यादा निकलने लगे हैं। नासिक में काफ़ी संख्या में केसेस हो गए हैं। अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर में भी केसेस 200 से 250 हो गए हैं। औरंगाबाद में केसेस ज़्यादा हैं, हालांकि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार दावे कर रही है, लेकिन वहाँ पे भी केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यानी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये संख्या करीब 55,000 के आसपास पहुँच गई है। 55-56,000 जो केसेस हैं उसमें मैक्सिमम केसेस मुंबई से आते हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार इस पर पहल कर रही है और कोशिश कर रही है कि इसको कैसे भी कंट्रोल किया जाए। खास करके सरकार का फोकस 2 चीज़ों पर है, एक तो डेथ रेट कम किया जाए और दूसरा ये कि जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन पुलिस वालों की संख्या जिस तरीके से पॉजिटिव हो रही है, करीब 2,000 के आसपास पुलिस वाले पॉजिटिव हैं, स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। हालांकि 2 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो रहा है और ऐसे में सरकार इस मूड में है कि वो कई जगहों पर जहां 50 से कम केसेस हैं वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन दे, ताकि
उन रिलैक्सेशन के जरिए थोड़ी सी आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़े और सरकार अर्थव्यवस्था के जरिए कुछ अर्न कर पाएगी, ताकि आने वाले समय में इस पर और ज्यादा खर्च कर सके। बारिश एक चिंता का विषय है, बिल्कुल लगातार मुंबई में बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे में आने वाले एक हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में बारिश आ सकती है, और अगर बारिश आती है तो इस तरीके के केसेस में और इजाफा हो सकता है। कविता। बिल्कुल, शुक्रिया रोहन आपका और अभिषेक आपका कोरोना को लेकर तमाम अपडेट हमें देने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं CNBC TV 18 और CII के CEO सर्वे की। कोरोना संकट और लॉकडाउन की दिक्कतों के बीच CNBC TV 18 और CII ने CEOs का सर्वे किया है। इस सर्वे में इंडस्ट्री से उनके बिजनेस के हाल और उनको होने वाली परेशानियों के बारे में सवाल पूछे गए। लेकिन चलिए विस्तार से बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीरज, पहला सवाल तो ये बताएं हमें कि सर्वे में इंडस्ट्री के लिए क्या खास बातें सामने आई हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि इंडस्ट्री के लिए जो ये सर्वे किया गया उसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल निकल के आए। कि जो ये सर्वे किया गया उसमें 184 CEO शामिल किए गए, तो काफी सैंपल साइज बड़ा था हमारा, अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द इंडस्ट्री किया गया। तो 3 जो पहले मूल सवाल हैं जो इंडस्ट्री के लिए हैं उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया कि बिजनेस ऑपरेशंस का क्या हाल चल रहा है, धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आंकड़े आप देखिए, 33% लोगों को लगता है कि 10 से 15% तक उनकी क्षमता पर काफी असर पड़ा है, और 31% लोगों को लगता है कि 30 से 50% क्षमता कम पे काम चल रहा है। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो अभी भी आधे से कम पे काम चल रहा है। तो यानी बिजनेस ऑपरेशन की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती इस सर्वे के मुताबिक। दूसरा सवाल जब पूछा गया कि डिमांड कितनी बढ़ सकती है या बढ़ने की उम्मीद आपको लग रहा है, तो इसका जो आंकड़ा निकल के आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 60% लोगों को लगता है कि अक्टूबर में जाकर के डिमांड रिवाइव होगी, और 30% को लगता है कि डिमांड अगस्त में रिवाइव होगी। यानी अभी भी आप खुल जाए लॉकडाउन या इकोनॉमी में थोड़ी रौनक आ जाए, उसके बावजूद लगता नहीं है कि बहुत जल्दी डिमांड पूरी तरीके से रिवाइव होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल हमने पूछा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी बिजनेसेस को इस लॉकडाउन के दौरान, तो उसका जो जवाब निकल के आया उसमें 44% लोग मानते हैं कैश फ्लो। यानी जब आपका बिजनेस चलता है तो जो आप सामान बेचते हैं उसके बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं वो कैश फ्लो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुआ है। 44% लोगों को लगता है सबसे बड़ी समस्या ये है, और 38% लोगों को लगता है कि लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं, जो अलग अलग तरीके से बिजनेसेस को रोके गए हैं, वो बड़ी दिक्कतें निकल के आ रही हैं। नीरज, ये तो बात हुई है इंडस्ट्री जो दिक्कतों को झेल रही है उसकी, लेकिन इसके अलावा सर्वे में क्या क्या हाइलाइट्स रहे ये भी बताएं हमें। देखिए कविता, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप हवाई सफ़र करना चाहती हैं तो हमने इस पर सवाल पूछा बहुत सारे लोगों से कि हवाई सफ़र आप करेंगे नहीं करेंगे, तो केवल 35% लोगों का जो आंकड़ा आ रहा है वो कह रहे हैं कि 1 महीने तक नहीं करेंगे, खुलने के बाद भी। अगर यानी खुल भी गया तब भी उनको लगता है कि 1 महीने तक वो ट्रेवल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने पूछा कि क्या मूवी देखने जाएंगे आप, मल्टीप्लेक्सेस खुल जाएं तो 57% लोगों को लगता है कि वो मूवी देखने नहीं जाएंगे, और 7% लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे। यानी दोनों को जोड़ दें 64% लोग इसमें कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट की बात हमने की कि बाहर खाना पीना अगर रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं तो ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा निकल के आया है। 73% लोगों को लगता है कि खाना पीना बाहर कम होगा, यानी बहुत ज़्यादा लोग बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। 73% लोगों को लगता है कि बाहर जाना ठीक नहीं है। सैर सपाटे के सवाल पे हमने जब पूछा तो 70% लोगों को लगता है कि सैर सपाटे कम नहीं होंगे, लोग जाएंगे, अभी थोड़ा सा डर है लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। और अपरिचित लोगों से क्या आप हैंडशेक करेंगे, तो उसमें आपको जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा, बहुत सारे लोग मानते हैं 65% के हाल कि सवाल ही नहीं उठता कि वो हैंडशेक करेंगे। अब वो नमस्ते का दौर फिर से वापस आता हुआ आपको दिखेगा। और अंत में जो बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या आप ज़्यादा दान करेंगे, तो इसके जवाब में 79% लोगों को लगता है कि वो दान ज़्यादा करेंगे। देखिए मानसिकता भी बदलती है, कोविड ने बहुत सारे लोगों की सोच को बदला है। तो ये उन 184 CEOs के बीच में है जिनको लगता है कि चैरिटी करनी चाहिए। तो 79% लोग मानते हैं कि वो अब ज़्यादा दान करेंगे। बिल्कुल, तो कोरोना के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का असर हम पड़ता हुआ देख रहे हैं। शुक्रिया नीरज सर्वे की हाइलाइट्स बताने के लिए।
और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिक्स डिपॉजिट पर गिरते ब्याज दर में कहां होगी कमाई, क्या रणनीति आपको अपने डेट निवेश को लेकर अपनानी चाहिए, समझेंगे हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हेमंत उस्तगी से इस छोटे से ब्रेक। सरकार ने 7.75% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड स्कीम खत्म कर दी है और इसी के साथ अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम का फिलहाल हम सिनेरियो देखें तो आरबीआई की ब्याज कटौती के बाद एफडी पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक अब घटा रहे हैं। एसबीआई की बात करें तो एक महीने में 2 बार फिक्स्ड डिपॉजिट रेट जो है वो कट हो चुका है और उसके बाद अगर हम देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट की जो ब्याज दर है वो 17 साल में सबसे कम हो गई है। छोटी बचत योजनाओं में भी अप्रैल से जून तिमाही के लिए 70 बीपीएस से लेकर 140 बीपीएस तक दरें घटाई गई हैं। डेट म्यूचुअल फंड में भी लगातार निवेशकों का भरोसा जो है वो अब डगमगा रहा है। जिस आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में हम सब हैं अभी फिलहाल गुजर रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई को बचाकर रखना बेहद जरूरी हो गया है। तो ऐसे में ओवरऑल डेट या फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम में निवेश करने वाले निवेशक क्या करें, समझते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो क्लियरली आज जिस तरह से हमने यहां पर सरकार की तरफ से 7.75 टैक्सेबल बॉन्ड्स पर रोक लगते हुए देखी है, एक बार फिर से जो आपकी फिक्स इंटरेस्ट की जो कमाई होती है, जिस पर बहुत सारे जो रिस्क एवर्स निवेशक होते हैं जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प और भी कम हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं छोटी बचत योजनाओं की हर तिमाही इंटरेस्ट रेट रिव्यू होती है जिसमें वो कट हो जाती है। फिक्स डिपॉजिट पे हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें घट रही है। ओवरऑल किस तरह का डेट सिनेरियो आपको लग रहा है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो सेफर इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगाते हैं, चाहे वो बैंक फिक्स डिपॉजिट हो, जैसे हमने अभी आरबीआई बॉन्ड्स की बात की, या जो डेट फंड्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, जाहिर सी बात है जब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, जो दूसरे इश्यूज आए हैं, उससे जो भी इन्वेस्टर्स पैसे का जब इन्वेस्ट करते हैं या पैसा लगाते हैं तो सेफ्टी जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गए हैं। जैसा हमने देखा है कि आरबीआई ने पिछले कुछ हफ्तों में 2 बार रेट कट किया, उससे पहले भी कई बार उन्होंने रेट कट किया, तो जाहिर सी बात है एक समय पे उसका इम्पैक्ट इन सब चीज़ों पे आना ही था। और जहाँ तक ये बॉन्ड्स की बात है, देखिए 2018 में भी ये बॉन्ड बंद हुए थे कुछ समय, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% था, फिर वो घटा के 7.75 किया गया। और अब अगर मैं देखूं 10 ईयर G-Sec जो है वो करीब 4.7 या 7.6 या 7.7 है। तो जब इतनी रेट गिरेंगे या G-Sec यील्ड गिरेगी तो उसका असर सीधा बॉन्ड्स के ऊपर भी हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं कुछ समय के लिए बंद होंगे, फिर से आएंगे शायद, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम होगा। जहाँ तक स्मॉल सेविंग की आपने बात की, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है पिछले तिमाही, ये जो तिमाही है इसके लिए तो रेट कट हुआ ही, जिस तरह से अभी रेट कट हुए हैं, अगली तिमाही का जब रेट्स आएंगे तो शायद फिर से रेट कट होंगे, और आरबीआई भी एटलीस्ट एक रेट कट और कर सकता है। तो मुझे लगता है कि डी रेट जो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एसबीआई की रेट्स अगर बात करें तो पिछले 17 साल के जो लोएस्ट रेट्स हैं, कुछ बाकी बैंक्स हैं जिनका रेट थोड़ा अभी ज्यादा है, करीब 0.5%, पर मुझे लगता है आगे जाकर वो भी अपना कम करेंगे। तो एक चैलेंजिंग सिनेरियो है डेफिनेटली, बट ऐसे चैलेंजिंग समय में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोच में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा जहां पे उनको रिटर्न थोड़े बेटर मिल सके और जहां पे टैक्स एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा हो। तो मुझे लगता है वहां पे जो डेट म्यूचुअल फंड की आपने बात किया वो बिल्कुल सही है। कुछ इश्यूज आए हैं, हमने देखा क्रेडिट रिस्क फंड में या और दूसरे फंड्स में, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं डेट फंड्स की जहां पे इन्वेस्टर पैसा लगा के बेहतर रिटर्न ले सकते हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कौन से एवेन्यूज होंगे डेट म्यूचुअल फंड में जहां पर आपको लगता है कि पैसे लगाए जा सकते हैं? साथ ही हेमंत जी, बहुत जरूरी है कि हम रिटायर्ड इंडिविजुअल्स या जो रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए मेरे ख्याल से डेट का जो कंपोनेंट होता है उनके पोर्टफोलियो में वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने कैपिटल प्रोटेक्शन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। उन्हें भी बताइए कैसी रणनीति अब अपनानी चाहिए। देखिए कविता, आपने बिल्कुल सही बात की। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ऐसा है या आप लाइफ के ऐसी स्टेज पे हैं जहां पे आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, चाहे कितना भी कम रिटर्न मिले आपको, तब भी सेविंग, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो या वो एफडी हो, उसका रोल आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि कुछ पोर्शन जो आपका इन्वेस्टमेंट का, आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाना चाहिए जहां पे रिटर्न के चांसेस थोड़े ज्यादा हो। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 20 या 30% में, तो क्योंकि डेट फंड में टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा है, स्पेशली जब आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन के बाद सिर्फ 20% टैक्स देना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो 2 कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं मुझे लगता है अभी भी डेट म्यूचुअल फंड में, जो
इन्वेस्टर्स सेफ्टी चाहते हैं, जो इन्वेस्टर नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, जिसको आप देख सकते हैं। एक तो है बैंकिंग एंड PSU फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है इस फंड में फंड मैनेजर सिर्फ बैंकिंग और PSU के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें पैसा लगाते हैं। और दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जहाँ पे एटलीस्ट 80% पैसा जो है वो AAA या उसके इक्विवेलेंट जो है रेटेड पेपर में लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर हम इनका जो स्ट्रक्चर देखें, इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखें, तो मुझे लगता है काफ़ी सेफ्टी। और इनफैक्ट पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जिनका मिनिमम 80% तो है ही, क्योंकि वो रेगुलेशन के हिसाब से है, उससे कहीं ज्यादा उनका जो एक्सपोजर है वो AAA में है। तो मुझे लगता है ऐसी दो कैटेगरी जो है उनमें आप देखें। और सेविंग बैंक में हमने देखा है कविता के सेविंग बैंक में भी काफी कम मिलने लगा है। तो वहां पे जो म्यूचुअल फंड के जो लिक्विड फंड्स हैं अभी भी मुझे लगता है उसके अंदर उनके अंदर क्षमता है कि आपको 1 या 1.5% रिटर्न बेहतर दे सके। तो मुझे लगता है ये 2-3 कैटेगरी है जहां पे इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा। पर जैसा मैंने पहले कहा, प्रपोर्शन को आपको ध्यान रखना। और एक चीज और है, अगर आप रिस्क ले सकें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ऐसे हाइब्रिड फंड है जिसमें इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम है, हाँ। और फिर आर्बिट्रेज और जो डेट है उनका मिक्सचर जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जैसे इक्विटी सेविंग फंड जो है उनके अंदर भी अगर वो आप पैसा लगाएं, थोड़ा सा रिस्क लेके अपनी रिस्क एपेटाइट देखकर आपको ये निर्णय हालांकि लेना होगा, लेकिन समय लगभग खत्म हो गया है। हेमंत जी, मेरे पास आखिरी मिनट है। ओवरऑल डेट में डाइवर्सिफिकेशन अगर मुझे करना हो तो डेट म्यूचुअल फंड के साथ मैं किसको मिक्स कर सकती हूँ? क्या कॉम्बिनेशन मेरा डेट पोर्टफोलियो का हो सकता है अभी? देखिए, जैसे हमने बात की, अगर हम रिटायर्ड लोगों की बात करें तो सीनियर सिटीजन स्कीम है, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। बैंक डिपॉजिट का भी रोल है। और जैसा मैंने कहा कि डेट फंड्स और जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, उनका प्रोपोर्शन मुझे लगता है करीब 30% आप रख सकते हो। बाकी 70% जो है अभी भी आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे आपका कंफर्ट लेवल अगर बढ़ता है थोड़ा सा आप प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे लगता है 30% जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट में और बाकी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, उस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल, डाइवर्सिफाई करना होगा और थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय भी आ गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की कमाई भी हो और साथ ही आपके पैसे सुरक्षित भी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, समय निकालकर हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आवाज समाचार में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।